फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीएस फिजिक्स क्लासेस पर। आज हम डिस्कस करेंगे 12th फिजिक्स की यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझने से पहले हम विद्युत के बारे में जानना चाहेंगे। विद्युत क्या है, यह कैसे उत्पन्न होती है। तो चलो आज हम पहले विद्युत के बारे में जानते हैं। विद्युत को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो स्थिर विद्युत और एक धारा विद्युत। स्थिर विद्युत वह विद्युत होगी जिसमें आवेश गतिशील नहीं होता, और धारा विद्युत वह विद्युत होता है जिसमें आवेश गतिशील होगी। यानी कि जो विद्युत है वो आवेशों के कारण उत्पन्न होने वाली एक घटना है। क्योंकि हमें पता है कि हमारी यूनिट जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर ही डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो भागों से मिलकर बनी है, एक तो इलेक्ट्रो और एक स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब है विद्युत और स्टैटिक्स का मतलब स्थिर। यानी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर विद्युत आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसको स्थिर विद्युत्की या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर विद्युत आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसको हम स्थिर विद्युत्की कहते हैं। अब स्थिर विद्युत्की के जो भाग हैं वो कौन कौन से हैं, जिस पर हम पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे। सबसे पहला भाग जो है वो है विद्युत क्षेत्र, जिसमें हम विद्युत आवेश के बारे में भी चर्चा करेंगे विस्तारित रूप से। दूसरा है गाउस का नियम और इस गाउस के नियम के अनुप्रयोग। तीसरा जो है वो है विद्युत विभव। चौथा जो है वो विद्युत धारिता। ये चार भाग जो हैं, मुख्यतः इन चार भागों के अंतर्गत स्थिर विद्युत्की को बांटा गया है। अब सबसे पहले हम विद्युत क्षेत्र को लेकर चलते हैं। उससे पहले हम बात करेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसकी एप्लीकेशन क्या है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। पहला पार्ट है इसमें फोटोस्टेट मशीन। फोटोस्टेट मशीन में हो चाहे कंप्यूटर प्रिंटर हो, वहाँ पर भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का उपयोग किया करते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लाउड स्पीकर। तीसरा है कैथोड रे ट्यूब, जो कि टीवी के अंदर काम में ली जाती है, उसके डिज़ाइन में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का उपयोग किया जाता है। रडार में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का उपयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ यानी कि भूकंप लेखी, भूकंप का पता लगाने के लिए भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का उपयोग किया जाता है। अब अपनी बात करते हैं सबसे पहले विद्युत आवेश क्या है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र को समझने से पहले और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझने के लिए हमें विद्युत आवेश की जानकारी होना अति आवश्यक है। वैसे तो विद्युत आवेश की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन विद्युत आवेशों के गुणों के कारण इसकी जो परिभाषा बनाई जाती है वो इस प्रकार से है कि किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है या आभास किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है या आभास किया जाता है उसे विद्युत आवेश कहते हैं। यदि आवेश स्थिर है तो वह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और यदि आवेश गतिशील है तो वह विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। यदि आवेश जो है वो एक समान वेग से गतिशील है तो उस स्थिति में विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र होगा, और यदि आवेश त्वरित वेग से गतिशील है तो उस स्थिति में विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। अब जो विद्युत आवेश है वो दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग है इसका पॉजिटिव चार्ज और दूसरा भाग है इसका नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनात्मक आवेश क्या चीज़ है। धनात्मक आवेश होता है कि यदि किसी पदार्थ में से इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए, तो वह पदार्थ धनावेशित हो जाता है, और यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाए तो वह पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है। जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है इसका मतलब उसमें द्रव्यमान की कमी होगी, और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है इसका मतलब उसमें द्रव्यमान में वृद्धि होगी। यानी कि पॉजिटिव चार्ज का जो द्रव्यमान होता है वो नेगेटिव चार्ज के द्रव्यमान से सदैव कम होगा। अब हम बात करते हैं कि किसी भी पदार्थ पर जो आवेश है वो आवेश कौन कौन सी विधियों से
आ सकता है या कौन कौन सी विधियों से आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है। सबसे पहली विधि है घर्षण विधि, दूसरी विधि है संपर्क विधि या स्पर्श विधि, तीसरी विधि है प्रेरण विधि। अब इन विधियों को बारी बारी से हम पढ़ेंगे। सबसे पहली विधि जो है वो घर्षण विधि है। कई बार हमने देखा है कि हम किसी कुर्सी पर बैठे हैं और हम कुर्सी पर अपनी शर्ट को रगड़ रहे हैं और कुछ समय बाद कोई दूसरा व्यक्ति आके हमारे को छूता है तो एकदम से उस व्यक्ति को करंट लगता है। ये जो करंट लगने का कारण है ये घर्षण विधि द्वारा उत्पन्न आवेश के कारण ही होता है। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास है कि हमने एक रेशम का कपड़ा लिया है और एक कांच की छड़ ली है। रेशम के कपड़े, ये कांच की छड़ है, और ये रेशम का कपड़ा है। कांच की छड़ और रेशम के कपड़े, कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को जब आपस में घर्षित किया जाता है, आपस में रगड़ा जाता है या रब किया जाता है तो कांच की छड़ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और रेशम के कपड़े पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यानी कि घर्षण विधि एक ऐसी विधि है जिसमें दो कुचालक वस्तुओं को आपस में घर्षित करने पर उन दोनों पदार्थों में विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाता है। ये विधि जो है वो घर्षण विधि द्वारा आवेश उत्पन्न करने की विधि है। इसके और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे एबोनाइट की छड़ है। एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और बिल्ली की खाल पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। बिल्ली की खाल की जगह पर हम अंबर को भी ले सकते हैं, ये एक पदार्थ है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं जो कि हम घरेलू जीवन में उपयोग में लेते हैं कि हमारे पास एक कंघा है और उस कंघे को सूखे बालों पर चलाते हैं, रगड़ते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, कंघा जो होता है वो धनावेशित हो जाता है और बाल जो हैं वो ऋणावेशित हो जाते हैं। यानी कि बालों पर ऋणावेशित आवेश आ जाता है और कंघे पर धनावेशित आवेश आ जाता है। हमने कई बार ये भी देखा है कि कंघे को यदि आप बालों के ऊपर रगड़ते हैं और उसको किसी कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो कागज़ के टुकड़े कंघे के साथ चिपक जाते हैं। और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे आप किसी गुब्बारे को, बालों के गुब्बारे को फुलाकर और सूखे बालों पर आप रगड़िए और फिर उसके बाद हम उस गुब्बारे को किसी कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो कागज़ के टुकड़े उस गुब्बारे से चिपक जाते हैं। इससे भी ये निष्कर्ष निकलता है कि घर्षण द्वारा विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। यानी कि घर्षण द्वारा उस गुब्बारे पर और बालों पर आवेश उत्पन्न हो गया। यहाँ पर हम जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं उन सभी एग्जाम्पल में हम ये देख रहे हैं कि हमने जो वस्तुएं ली हैं वो कुचालक हैं। यानी कि कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर वो दोनों वस्तुएं विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित हो जाती हैं, एक प्लस आवेश से एक माइनस आवेश से। अब ये प्लस और माइनस आवेश आने का क्या कारण है, इसका कारण है सहसंयोजक बंध। यानी कि सहसंयोजक बंध होने के कारण ही ये आवेश एक दूसरे पर प्लस या माइनस आवेश आते हैं। तो आज जो हमने केवल घर्षण विधि के बारे में पढ़ा है, नेक्स्ट क्लास में हम जो 2 विधियां बची हैं उसके बारे में पढ़ेंगे।